हेलो फ्रेंड्स, आज के एमसीक्यू सीरीज़ में हम सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो किसी न किसी स्टेट के एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो एमसीक्यू को ध्यान से देखिएगा। कंटेंट इंग्लिश में है, एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी में दूंगा ताकि हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये आसान हो जाए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं आज के सीरीज़ का पहला एमसीक्यू। हमारे सीरीज का पहला एमसीक्यू है कि एक इंडियन सिटीजन इंग्लैंड में जाके एडल्ट्री करता है, जो कि इंग्लैंड में तो कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन अगर उसको ट्राई करना है तो वो कहाँ पे किया जाएगा और किस तरीके से किया जाएगा। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, लेकिन हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में अगर कहीं पे भी वो पाया जाए, एट किसी भी प्लेस पे, एनी प्लेस वेयर एवर ही इज फाउंड, तो उसको वहाँ पे ट्राई किया जाएगा। तो दूसरे एमसीक्यू को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा कि वारंट केस का मतलब क्या होता है। एक होता है समन केस, एक होता है वारंट केस। वारंट केस वो होता है जिसमें पनिशमेंट या तो डेथ होगा या लाइफ इम्प्रिजमेंट होगा या एक्सीडिंग 2 इयर्स होगा या बोथ हो सकता है। तो ऐसे ऑप्शन को हमें ढूंढना है, तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास सिर्फ एक ही है, ऑप्शन डी। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है, इसकी कैपेसिटी क्या है, ये कितने अमाउंट तक का पनिशमेंट या फाइन इंपोज कर सकता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, लेकिन हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्यों? कि हमारा जो सी जे एम है या फिर सी एम एम है, वो क्या कर सकता है, वो फाइन इंपोज कर सकता है अप टू एनी अमाउंट और पनिशमेंट दे सकता है अप टू 7 ईयर्स, नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा, नो वाइफ शैल बी इंटाइटल टू रिसीव मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। तो ये कहता है कि अगर कोई भी वाइफ जो है वो 125 सीआरपीसी का जो प्रोविजन है उसके अंदर एंटाइटल नहीं होगी कि उसको मेंटेनेंस दिया जाए। कब, किस परिस्थिति में? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, लेकिन हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जबकि वो एडल्ट्री में रहे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कहता है, ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको हम डीएम कहते हैं या फिर एसडीएम जिसको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहते हैं, मे प्रिवेंट एनवायरमेंटल पोल्यूशन अंडर विच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी। तो ये कह रहा है कि जो हमारा डीएम है या एसडीएम है वो सीआरपीसी के किस सेक्शन के तहत एनवायरमेंटल पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, लेकिन हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी, सेक्शन 133 के तहत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 146 ऑफ सीआरपीसी द मजिस्ट्रेट में अटैच द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट इफ। ये जो है अगेन ये हमारा एग्जीक्यूटिव प्रोविजन है। अब ये कहता है कि 146 सीआरपीसी के प्रोविजन के तहत जो हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो किसी भी प्रॉपर्टी को कब अटैच करेगा। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, लेकिन हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन होगा सी। ये क्या कहता है? ऑप्शन सी कहता है कि व्हेन ही इज अनेबल टू सेटिस्फाई, ही किसके लिए कहा जा रहा है? डीएम या एसडीएम के लिए। एज टू विच ऑफ देम वाज इन पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट, उसको यही नहीं पता है जिस प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है उनमें से प्रॉपर्टी किसके पोजीशन में था, तो उसको वो अटैच कर देगा, एक रिसीवर अपॉइंट कर देगा। तो आप इसके लिए प्रोविजन 145 से लेकर 148 तक देख सकते हैं। ये सारा प्रोविजन उसी से रिलेटेड है, डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, इन रिलेशन टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो हम एफआईआर के बारे में हमेशा सुनते हैं कि एफआईआर करवाना है या एफआईआर हो गया, कोर्ट में एफआईआर की चार्जशीट लग गई या क्लोजर रिपोर्ट लग गया। तो जो एफआईआर है उसके संदर्भ में ऐसा कौन सा एक स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। तो हमें देखना, हमारे पास चार ऑप्शन है, लेकिन हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्योंकि ये बोलता है कि एफआईआर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्रीवियस स्टेटमेंट फॉर एनी पर्पस। नहीं, एफआईआर बिल्कुल हो सकता है, कॉर्पोरेट के पर्पस से भी हो सकता है, कॉन्ट्रडिक्शन के पर्पस से भी हो सकता है। आप शंभू दास वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम का केस को देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इफ इट अवेयर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट द ऑफेंस कंप्लेंट इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय कोर्ट ऑफ सेशन, ही अंडर सेक्शन 202 ऑफ सीआरपीसी पोस्टपोनिंग द इश्यू प्रोसेस अगेंस्ट द एक्यूज। अब ये कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा केस जो समन केस है वो एक मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राई किया जा रहा है, लेकिन
ट्रायल के दौरान ये मालूम पड़ता है कि वो केस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, तो उस केस में जो मजिस्ट्रेट के पास आपने कंप्लेंट फाइल किया है वो क्या करेगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेकिन हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो मजिस्ट्रेट है ही शैल कॉल अपॉन द कंप्लेनेंट टू प्रोड्यूस ऑल हिज विटनेसेस एंड एग्जामिन देम ऑन ओथ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कहता है द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट अवॉर्डेबल इन अ समरी ट्रायल इज। समरी ट्रायल का प्रोविजन कहाँ पे दिया हुआ है आपका चैप्टर 21 में, आप इसको देख सकते हैं 260 से लेकर 265 तक इसका प्रोविजन है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है, फिलहाल का ये क्वेश्चन है कि इसमें मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट कितना होगा। तो मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट जो होता है समरी ट्रायल का होता है 3 मंथ्स, तो इसमें 3 मंथ्स का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। तो हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कहता है द अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास्ड बाय द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास शैल लाई टू। अगर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोई ऑर्डर पास करता है तो उस ऑर्डर के खिलाफ अगर हमें अपील लेके जाना है तो उस अपील को हम कहाँ लेके जाएंगे। तो क्वेश्चन तो हमारा यही है, तो सिंपल सी बात है कि उस अपील को हम लेके जाएंगे कोर्ट ऑफ सेशन में। ठीक है, इसमें कुछ बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। एक क्वेश्चन ये होता है कि अगर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोई ऑर्डर आती है उसको अपील करना है तो कोर्ट ऑफ सेशन में जाएंगे, लेकिन अगर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई केस को ट्राई कर रहा है लेकिन वो कॉम्पिटेंट नहीं है, उसमें जो पनिशमेंट दे सकता है वो उससे उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो उस केस में वो कहाँ पे चला जाएगा, वो चला जाएगा आपको CJM के पास या CMM के पास। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो आज के सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है An application made by a person apprehending arrest on an accusation of having committed a non-bailable offence, the High Court on the Court of Session, या तो हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन, यहाँ पे और लगना चाहिए, में अंडर सेक्शन 438 ऑफ CRPC गिव द डायरेक्शन। तो सिंपल वर्ड में कहें तो ये बात कर रहा है एंटीसिपेटरी बेल की। 438 क्या है, एंटीसिपेटरी बेल। तो एंटीसिपेटरी बेल कौन इश्यू कर सकता है, दो, एक यहाँ कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे कि 438 एंटीसिपेटरी बेल की बात करता है, 438 में एंटीसिपेटरी बेल कौन दे सकता है, सेशन कोर्ट दे सकता है या हाई कोर्ट दे सकता है। ठीक है, तो एंटीसिपेटरी बेल कब दिया जाएगा, ऑब्वियसली रेगुलर बेल के प्रोविजन के आने से पहले, यानी कि जब वो व्यक्ति अरेस्ट नहीं हुआ है तब एंटीसिपेटरी या इन एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन मतलब क्या, जब उसको एप्रीहेंशन हो, जब उसको लगे कि उसको वो गिरफ्तार हो जाएगा तो ऑलरेडी वो पहले से ही प्रिकॉशन लेगा, पहले से ही बेल लेके बैठ जाएगा वो। ठीक है, तो हमें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है, तो उस केस में ये हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट जो है कब बेल देगी और किस इवेंट में। तो उसमें हाई कोर्ट ये या सेशन कोर्ट ये डायरेक्ट देगी कि अगर उसको अरेस्ट किया जा रहा है तो उस अरेस्ट के केस में अगर वो एंटीसिपेटरी बेल प्रोड्यूस करता है, यानी कि दिखाता है अरेस्टिंग ऑफिसर को, तो उसको वो छोड़ देगा। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन देगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये कह रहा है इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। ठीक है, तो आज के सेशन का ये हमारा जो MCQ सीरीज था वो CRPC पे। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ये ज़रूर बताएं कि वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कैसे इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, until then stay tuned, stay healthy and wealthy. Thank you.